हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर पूरे वर्ल्ड में ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो इंडियन है। उनके नाम पे मशहूर ऐसे एक नाम से उनको पुकारा जाता है कि वो अनस्टॉपेबल ह्यूमन करके। तो ये व्यक्ति का अभी हाल ही में साउथ इंडिया में यानी तमिल में इनका मूवी निकाला जा रहा है। तो ये विषय मुझे ऐसा थोड़ा अजीब लगा कि ये व्यक्ति ने क्या ऐसा कर दिया जो इनके ऊपर मूवी निकाला जा रहा है करके। तो उसके लिए मैंने जब इनका स्टोरी जब पढ़ा तो ये विषय मेरे को क्लियरली पता चला कि ये व्यक्ति का पूरी तरीके से हिस्ट्री एक मोटिवेशन रिलेटेड है। तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो पहले इनका जन्म और इन्होंने क्या क्या कर किया, उसके साथ में इंडिया के एविएशन के इंडस्ट्रीज में क्या इन्होंने बदलाव लेके आए, उस बदलाव तक हम क्लियरली देखने वाले हैं। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा गांव में इनका जन्म होता है कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका पिताजी, इनका नाम नहीं बोला ना मैं अभी तक, इनका नाम गोपीनाथ है। जो गोपीनाथ के पिताजी एक टीचर थे। जो टीचर एक साधारण टीचर थे। उन्होंने ऐसा लगाया उनको एक दिन कि मेरा बेटा बहुत ही दिमाग वाला है। तो उन्होंने घर में भी इनको ट्यूशन पढ़ाना यानी घर में भी सिखाने चालू कर दिए थे। 5th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा मीडियम पे इन्होंने स्टडीज लिए थे। उसके बाद में एजुकेशन लिए, उसके बाद में इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइन हुए थे। तो इनका हिस्ट्री यहाँ तक आया। तो उसके बाद में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग लेकर यानी उसमें पास होकर इन्होंने इंडियन आर्मी में 8 साल तक लगभग सर्विस किया है। इनके 20 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक इन्होंने सर्विस किया। तो उसके बाद उधर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो, वहाँ से उन्होंने वापस यानी रिटायरमेंट लेकर वापस आ गए और वापस आकर इनके गांव में ही खुद के गांव में खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक यानी सेंद्रीय व्यवसाय करते हैं। तो सेंद्रीय व्यवसाय करने के उस समय में यानी कर्नाटक के गांव में एक बाढ़ आ जाती है और डैम टूट जाता है। तो इनके व्यवसाय भूमि और घर बार बहुत हद तक इनका नुकसान होती है। तो गवर्नमेंट ने जो नुकसान की भरपाई करती है, जो प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रॉब्लम हुआ, जो फ्लड रिलीफ फंड रहती है वो फंड दिया जाता है। तो उस फंड से इन्होंने बहुत ही कोशिश करते हैं यानी एक व्यक्ति उनके जीवन में खड़ा होने के पहले ही बहुत सारा दबाव और फटका इन्होंने झेला है। ये विषय इनको क्लियरली 28 साल 30 साल की उम्र में ही बहुत इन्होंने तकलीफ उठाया है। ये बात इसमें ही क्लियरली पता चलता है। उसके बाद इन्होंने एक मोबाइल का डीलरशिप का शॉप ओपन करता है। उसके बाद वापस उसके बाद होटल ओपन करते हैं। तो ये सब में फेलियर लगातार होते रहता है। तो उसके बाद में सैमुअल नामक एक व्यक्ति जो आर्मी में काम करके आए थे, उनके यानी इनका फ्रेंड था। तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर यानी कमर्शियल हेलीकॉप्टर का एक कंपनी रखे थे। जो विदेशी से जो लोग आते हैं उन लोग हेलीकॉप्टर से जाना पसंद करते थे उस टाइम पे 90s के टाइम पे। तो 90s के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था, जो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा एक खुलासा किया था। और विदेशियों के जो कंपनीज भी इंडिया में आके एस्टैब्लिश होने लगी थी। तो उस टाइम पे इंडिया के पॉलिटिशियंस और साथ ही साथ विदेशी ऑफिसर जो ओनर्स वगैरह जो होते हैं कंपनीज के, उन लोग यहाँ वहाँ जाने के लिए बहुत तकलीफ उठाते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने हेलीकॉप्टर कंपनी स्टार्ट किए थे। और वही टाइम पे इंडिया के अंदर भी बहुत ही हद तक यानी एंटरप्रेन्योर का बहुत ही एक बढ़ावा देती आ रही थी सरकार, भारत की सरकार। तो उस टाइम पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर कंपनी को एस्टैब्लिश किया यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस यानी ट्रैवल करना यानी उनको सर्विस देना यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए। पर अगर आप पूछ सकते हो कि इनका ये हेलीकॉप्टर सक्सेस हुआ क्या, हेलीकॉप्टर बिजनेस, तो सक्सेस 100% हुआ। क्योंकि उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि एक हेलीकॉप्टर रखो और उसके लिए पायलट सेट करो और उसको स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको यूज करने के लिए। तो उसके लिए खास करके इन लोग इतने सक्सेस हुआ। इनके सक्सेस अगर बात करेंगे तो इंडिया और खास करके साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान तक इनका बहुत ही बड़ा सक्सेस न्यूज़ यानी अफगानिस्तान तक इनका बिजनेस स्प्रेड होता है, एक्सपैंड होती है बोला जाता है। तो उसी टाइम पे इन्होंने एक पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया के जो एविएशन जो बिजनेस है, एविएशन यानी जो एयरलाइंस है, जो अभी हम देखेंगे तो एयर इंडिया है, इंडिगो है, कई लुफ्तांजा, कई विदेशी एयरलाइंस भी इंडिया में आ गई है। तो ये एयरलाइंस जो एविएशन जो कंपनी है, तो एविएशन कंपनी खोलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बढ़ावा देती है इंडियंस को। तो बढ़ावा इंडियंस को देती है गवर्नमेंट, पर हम ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब लोग
करप्टेड है, तो इसके कारण इनको किधर भी जाते तो उनको इंसल्ट करते थे। तो उसके बाद इन्होंने एक हद तक ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के बाद उनके दोस्त लोग से इधर वहाँ यहाँ वहाँ सब पैसे मांग कर लगभग 5 करोड़ रुपए जमा करते हैं। जो 5 करोड़ रुपए से इन्होंने एक पहला एयर डेक्कन, नाम सुना होगा क्योंकि जो हम 90 किड्स जो है वो जरूर ये नाम सुना होगा, 2K किड्स ज़्यादा करके नाम नहीं सुना होगा। तो इनका अगर इंस्पिरेशन हम देखेंगे हम, तो इनको एरोप्लेन का कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए तो एक छोटा सा एक कहानी खुद बोलते हैं इनके इंटरव्यू में कि मैं एक यानी एक गेस्ट को लेकर जा रहा था ट्रैवल करने के टाइम, तो एक गांव को ऊपर से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उस टाइम पे मैं हेलीकॉप्टर में था और उस टाइम पे गांव के अंदर रहने वाले लोग, यानी ये भी एक छोटे गांव से निकले हैं, तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं पायलट को थोड़ा नीचे से ले जाओ करके। तो उस टाइम पे जो गांव के अंदर के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो यानी हेलीकॉप्टर के पीछे भाग कर आते, तो उन लोगों के आंखों में यानी उनके जो चाहत थी यानी इस जमीन के सर से उस आसमान के अंदर की जो कुछ ऐसे जो अजीब चीज को देखना है, वो चाहत को उस टाइम पे गोपीनाथ समझते हैं। उस टाइम पे उन्होंने ये बात को समझ में आता है उनको कि कैसे भी भारत के लोग, कितने लोग भारत में यानी एयर ट्रैवल्स यानी एयरवेज में ट्रैवल्स करते हैं, प्लेन में उड़ान भरते हैं। ये चीज़ को उन्होंने जब सर्वे करके निकाल के देखा तो पूरे भारत में 1% के लोग ही ट्रैवल्स यानी एयर इंडिया से या बाकी जो उस टाइम पे एयर सहारा था, उस टाइम पे जेट एयरवेज था, ये तीनों कंपनी, ये तीनों प्लेयर्स उस टाइम पे इंडियन एयरवेज में ज़्यादा करके इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो उन लोगों ने ज़्यादा करके रेट बढ़ाने के कारण सामान्य लोग यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये लोगों को यानी उड़ान भरने के लिए या आने जाने के लिए एयरवेज के तरफ मुंह देख के पलट कर भी नहीं देख सकते, इतने एक परिस्थिति थी। तो ये चीज़ उन समझने के बाद 99% के लोग भी उड़ान भरना चाहिए प्लेन से, ऐसा उनका मन में आता है। तो इसके लिए ही वो उनको खुद से यानी उनका खुद से एयर इंडिया बनाती है, यानी सॉरी डेक्कन एयरवेज, ऐसा उनका अलग से एक कंपनी उनका एविएशन डिपार्टमेंट का स्थापना करते हैं। तो एविएशन डिपार्टमेंट स्थापना तो कर दिए, यानी 5 करोड़ रुपए लगभग एक प्लेन खरीदते हैं। और खरीदने के बाद भी इनका ऐसा एक अजीब तरीके से इनका निर्णय रहता था सभी इसमें। तो इसका अजीब तरीके के निर्णय का इनका सक्सेस यानी इनका जो डिसीजन था वो सभी डिसीजन में 100% सक्सेस इनको मिलते आ रहा था। अगर पूछोगे तो क्या है, तो पहला ये था कि सब उस टाइम पे यानी अभी भी अगर हम देखेंगे तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए फटक से प्लेन मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे दिल्ली से पूना या दिल्ली से छोटे छोटे सेकंड सिटीज़ जो होते हैं स्टेट्स के अंदर, तो सेकंड सिटीज़ के अंदर उस सिटी के अंदर ज़्यादा करके प्लेन फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता था। प्लेन फैसिलिटी उस टाइम पे था ही नहीं और ज़्यादा करके हाई कॉस्ट में था। इन्होंने दोनों काम यानी पहला कॉस्ट भी कम किया और साथ ही साथ उसके बाद इन्होंने उसका यानी एक दूसरे जगह यानी सेकंड सिटीज़ के अंदर उड़ान भराना और यानी लैंड करना, ये सब बहुत ही बड़ा एक सक्सेस इनको आगे बढ़ाया। अगर इनकी सक्सेस की अगर बात करेंगे तो लगभग पहले 45 महीने के अंदर इन्होंने 45 महीने में 45 नया फ्लाइट को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ इनके कंपनी के अंदर 50,000 से ज़्यादा वर्कर्स बढ़ गए थे। तो इतना बड़ा सक्सेस को देख के इन जब आगे बढ़ रहे थे तभी एयर इंडिया तो गवर्नमेंट का है, पर एयर सहारा और साथ ही साथ जो हमारे जेट एयरवेज थी, तो ये कंपनी के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय, एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते कि भाव कम करना। और ये यानी हमारे गोपीनाथ ने एयर डेक्कन एयरवेज प्लेन कहाँ कहाँ चला रहे हैं, कहाँ कहाँ सर्विस दे रहे हैं, जो पर्टिकुलर सिटीज़ में, वो सिटीज़ में इन लोग भी सर्विस प्रोवाइड करने चालू कर दिया और इनके गोपीनाथ के प्राइस से भी कम पे। तो ये बात से गोपीनाथ का बिजनेस लॉस होते आ रहा था, क्योंकि हम देखेंगे, हम ये जान सकते हैं कि गोपीनाथ का जो बिजनेस है एक नया बिजनेस है जिसमें उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने सक्सेस हुआ था। तो उसके बाद में उस एविएशन कंपनी में यानी एविएशन की जो इस नेटवर्क के अंदर एक नया प्लेयर घुसता है, तो उसका नाम किंगफिशर है। तो आप समझ गए रहेंगे, विजय मालविया, तो जिन्होंने उनके यानी सबसे ज़्यादा 27% के शेयर्स को यानी एयर डेक्कन के शेयर्स को वो खरीदते हैं। खरीदने के बाद उन्होंने बात बोलते यानी गोपीनाथ एक बात बोलते कि ये मेरे बेटी के जैसा है और इसको मैं बहुत ही प्यार से मेरे पूरी तरीके से यानी मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दिया इस दाव पे, इस एविएशन कंपनी के लिए। तो आप कैसे भी इसे 100% सक्सेसफुल चलाना है। तो उसके बाद वो जब
हमारे विजय मालविया का तो हम तो जानते हैं विजय मालविया के बारे में। तो इन्होंने एक काम करते हैं कि पहले हाँ 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 बोलते हैं, बाद में उनको जब उनके कंपनी के साथ उन्होंने शेयर्स लेते हैं, कुछ सालों के बाद मर्जड होता है, आखिरी में कुछ सालों के बाद यानी 2-3 साल 4-5 साल के अंदर ही पूरी तरीके से एयर डेक्कन को किंगफिशर के अंदर लीन कर देते हैं और एयर डेक्कन के नाम ही नहीं बाहर निकलता है। तो इतना बड़ा एक धोखा ही कह सकते हैं हम, तो एक धोखा जो उस टाइम के जो बिजनेसमैन थे गोपीनाथ को दिया गया था। तो फिर भी उन्होंने कुछ ठके नहीं, अभी भी उनके खुद के उनके जो हेलीकॉप्टर कंपनी है कमर्शियल हेलीकॉप्टर चलाने का, तो वो बिजनेस में वो जा रहे हैं। तो आखिरी में इतना सब होने के बाद उनसे जब जाके पूछा था कि आप जो आपका जो नुकसान हुआ है तो उसके ऊपर आप क्या कहते हो, देखो मेरा जो उनका मानना ये था, उनके भाषा में कह दूं तो एक मधुमक्खी होती है, तो मधुमक्खी का साइज देखोगे ना तो बड़ा रहता है और उसका पंख देखेंगे ना तो छोटा छोटा होता है। तो वो कैसा उड़ता है अगर आप पूछोगे तो बहुत ही तड़पता है, यानी बहुत ही फड़फड़ाता है जोर से उसके पंखों को, तो उसके सहारे वो उड़ता है। तो इस ऐसे ही मैंने बहुत ही संघर्ष करके, यानी मेरे जीवन में मैंने बहुत ही नीचे से इतना आगे बढ़ा हूँ। तो इसके लिए जो मैंने एफर्ट लिया है तो वो लगभग एक मधुमक्खी जैसा है जो हर एक आदमी कर सकता है। तो इनके एक इस भाषाओं में, इनके इस थिंकिंग में जो भी आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, और साथ ही साथ आपके जो सपना है उस सपने के ऊपर आपका हक है और उसके हक के लिए आपको 100% एफर्ट करना है। ये बात गोपीनाथ ने कहकर उस प्रेस मीडिया मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात आपको पहुंचाने का मेरा एक बहुत ही बड़ा कोशिश था। तो ये आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।